ठीक है, तो जो भी खेल चल रहा था वो सर्किट कोर्ट तक ही चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट अलग है, कलकत्ता का सर्किट कोर्ट अलग है, नाम से ही अलग हो रहा है ना भाई। अगर एक ही चीज होता तो हम यहाँ पे लिख देते कि ये सर्किट कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अब सर्किट कोर्ट तो अलग है और सुप्रीम कोर्ट अलग है, और सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में था। सदर निजामत अदालत शिफ्टेड टू कलकत्ता। अब क्या था, जो जिला लेवल था, यहाँ पे लिखा ही तो होगा, हाँ ये देखिए, जिले स्तर पे एक दीवानी अदालत थी और एक कौन थी, फौजदारी अदालत। और इनके ऊपर गवर्नर, भाई यहाँ से अगर आपको फैसले से असंतुष्ट तो आप सर्किट कोर्ट जा सकते थे, आप सर्किट कोर्ट जा सकते थे। और आपके पास एक और चारा था कि भैया आप सर्किट कोर्ट आपको नहीं जाना है अगर, तो आप क्या करिए, जो गवर्नर की एक कोर्ट है सदर निजामत अदालत, वहां भी आप जा सकते थे। मतलब जब भी सदर शब्द आए ना, सदर, समझ लेना ये जो कोर्ट है ना, इस कोर्ट का मुखिया कौन है, गवर्नर। इस कोर्ट का मुखिया कौन है, गवर्नर। मतलब इस समय कॉर्नवालिस के समय दो दो जुडिशरी एग्जिस्ट कर रही है। जिला लेवल पे तो जिला दीवानी अदालत, जिला फौजदारी अदालत, ठीक है। इसके ऊपर जाने के दो रास्ते हैं, या तो यहाँ के फैसले ले, मतलब कोई आपकी वर्डिक्ट आ गया है, आप सीधे सर्किट कोर्ट चले जाइए। सर्किट कोर्ट में तो जज बैठा हुआ है, कौन जज बैठे, यूरोपियन जज बैठे हैं। और या आप जो गवर्नर की कोर्ट है वहां चले जाइए। गवर्नर की कोर्ट मतलब सदर, जब सदर, सदर मतलब होता है मुखिया, सदर उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है मुखिया, माई बाप, ठीक है। तो मुखिया कौन है भाई, जो भी प्रेसिडेंसी है उसका एक्चुअल में मुखिया कौन है, गवर्नर ही है। चाहे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मद्रास हो, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो पूरे देश का गवर्नर जनरल है ना। तो दो इनके पास रास्ते थे, तो सदर निजामत अदालत भी एग्जिस्ट कर रहा था, इसी तरह एक और एग्जिस्ट करेगा, सदर दीवानी अदालत भी है। सदर दीवानी अदालत भी है, इसका भी मुखिया कौन रहेगा, गवर्नर रहेगा, ठीक है। फिर से बता देता हूं, एपिलेट कोर्ट दो तरह की हैं, एक गवर्नर की कोर्ट है जिसका नाम के आगे सदर लगा हुआ है, और एक सर्किट कोर्ट है। सर्किट कोर्ट की स्थापना कॉर्नवालिस ने करवाई थी, और इस कोर्ट में वो जो विग पहन के लोग बैठते थे ना, सफेद सफेद विग पहन के, वैसे 8-10 जज बैठा करते थे, और ये सारे यूरोपियंस होते थे जिनको माई लॉर्ड, मी लॉर्ड, माई लॉर्ड करते थे। और आज भी ये परंपरा चली आ रही कि मेरे भगवान हो तुम, माई लॉर्ड, फैसला सुनाओ माई लॉर्ड। मतलब हमने, यूरोपियंस ने अपने आप को भगवान समझ लिया, और शब्द भी बोला कि भैया जब भी हमसे आप मिलेंगे तो हमको बोलेंगे मी लॉर्ड या माई लॉर्ड, ठीक है। तो सर्किट कोर्ट में यूरोपियंस जज थे, और सदर दीवानी अदालत हो या निजामत अदालत हो, इसका मुखिया कौन रहता है, गवर्नर रहता है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। सर एक फिर से बता दीजिए, एक एक करके कुछ। सर्किट कोड सर फिर से बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बताते हैं। सर मुझे एक चीज ये बता दीजिए सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर इंडियंस इनमें से किसी भी कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते क्या सर? आप लोग इंदौर जिले में रहते हैं, इंदौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जो जिला बनाया गया है, जिला कैसी यूनिट है, रेवेन्यू यूनिट है। रेवेन्यू मतलब एक जिले का एक मुखिया होगा जिसको कलेक्टर कहा जाएगा। रेवेन्यू मतलब कि भैया 500 गांव मिला के एक जिला बना दिया गया, इस 500 गांव का एक मुखिया है जिसको कलेक्टर कहा गया, और यहाँ से पैसा लेगा, टैक्स इकट्ठा करेगा, रेवेन्यू। मतलब आज भी जो आपके पास जिले हैं ना, वो रेवेन्यू यूनिट ही है। मतलब जो जिला है, चाहे तहसील है, चाहे ब्लॉक है, चाहे हल्का है, सब रेवेन्यू यूनिट है। मतलब सबका मेन काम यही था कि भाई इस पटवारी के पास 4 गांव है, इस गांव से इतना पैसा आना चाहिए, इस एसडीएम के पास 50 गांव है, इससे इतना आना चाहिए। तो जिला कौन सी इकाई होती है, रेवेन्यू यूनिट होती है, राजस्व इकाई होता है। इंदौर जिला है, इंदौर जिले में 2 तरह के कोर्ट हैं। अगर मैंने सिविल मामले वाला कोई क्राइम है, तो मेरे पास जो कोर्ट है उसे कहा जा रहा है दीवानी अदालत। जिला स्तर पे इंदौर में 2 कोर्ट है, दीवानी कोर्ट। और अगर मैंने कोई क्राइम किया है जिसमें मैंने किसी की लाइफ थ्रेटन की है, किसी की जान पे बात आई है, तो उसे कहा गया फौजदारी कोर्ट।
ये कोर्ट है, ठीक। सर ये अब सिर्फ लैंड रेवेन्यू लेते। यहाँ पे फैसला होगा, वो आज भी होता है भाई, जिला कोर्ट में आप जाते हैं, कोई केस होता है, उसकी सुनवाई होती है, फिर फैसला आता है। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं तो आप हाई कोर्ट अपील करते हो, हाई कोर्ट में संतुष्ट नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो जब जिला स्तर पे कोई भी व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं है तो उसके पास दो रास्ते हैं, ये इन दोनों के पास दो रास्ते हैं। यहाँ भाई दीवानी वाला भी कोई केस लेके गया, फौजदारी लेके, इसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो चला जाए गवर्नर की कोर्ट में, और या तो वो चला जाए जज वाली कोर्ट में। तो जो जज वाली कोर्ट है इसको क्या कहा गया, तो जज वाली कोर्ट है इसको कहा गया सर्किट कोर्ट। यहाँ पे जज बैठते थे और इनकी संख्या थी 4। और जो गवर्नर वाली कोर्ट है, यहाँ पे एक कोर्ट का नाम था सदर दीवानी और एक का नाम है सदर निजामत। अंकित सिंह कह रहे हैं सर ये सिर्फ लैंड रेवेन्यू लेते थे, कौन लेते थे लैंड रेवेन्यू, इसके बारे में बात कर रहे हैं आप? तो यहाँ से ये जो व्यक्ति हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम आप है, हमारा कोई केस चल रहा है, तो हमारे पास दो रास्ते थे। या तो हम चले जाएं सर्किट कोर्ट में भैया सुनवाई करने, अपील करने, और या तो हम गवर्नर की कोर्ट में चले जाएं। गवर्नर के कोर्ट के आगे नाम लगा है सदर, और यहाँ पे तो 4 कोर्ट है सर्किट कोर्ट। अब क्लियर है? जी सर। ये दोनों अपीलेट कोर्ट है और इन दोनों कोर्ट में हम आप जा सकते थे उस समय अगर होते थे। आज हमारे पास सिंगल हायरार्की है, जिला है, जिला से ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं कि जिले के ऊपर जाएंगे तो मुख्यमंत्री के अलग से कोर्ट है और मुख्यमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री के अलग से अदालत, ऐसा नहीं है, ठीक है सर चलते हैं आगे, देख लेते हैं। ये सारी बातें ये सब देखिए। सदर, सदर मतलब जहां पे सदर लगा है इसका मतलब वो गवर्नर की कोर्ट है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो सदर वाली कोर्ट है, सदर दीवानी हो या सदर निजामत हो, इन दोनों कोर्ट का तो जो मुखिया है वो मेन कौन है, गवर्नर जनरल, उसके साथ उसकी जो काउंसिल। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ वॉइस आपकी। सर एक क्वेश्चन पूछिए। सर अभी आपने बीच में बोला कि वो गवर्नर जनरल जो था बंगाल का पूरे भारत का गवर्नर जनरल था, तो सर ये बाद में एक्ट आने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया ना? 1833 में एक्ट आएगा, उसमें इसका पोस्ट बदलेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब मैं पूरे भारत कहता हूँ तो ऐसा नहीं कि पूरे भारत का मालिक है, जहां जहां इसकी जमीन है भाई, भारत में अंग्रेजों की जहां जहां जमीन है वहां का वो उत्तराधिकारी है, मतलब उत्तराधिकारी मतलब उसका वहां का गवर्नर है, ठीक है। क्लियर हुई बात मेरी? ओके सर ठीक। तो जो सदर शब्द लगा है इसका मतलब है इनका जो मेन मुखिया होगा। भाई ऐसा नहीं कि अदालत होगी तो एक ही आदमी बैठ के फैसला देगा, अदालत में कई सारे लोग बैठेंगे, लेकिन मेन जो व्यक्ति था वो था गवर्नर जनरल, और बाकी प्रेसिडेंसी में गवर्नर था। अब जो दीवानी वाले केस थे, दीवानी वाले यानी लैंड रेवेन्यू वाले केस थे, ठीक है, नाम ही है लैंड रेवेन्यू वाले। तो ये तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल वाले तय करेंगे भैया कि कितना टैक्स देना, कितना टैक्स नहीं देना है, इसकी जमीन इसने हड़पी नहीं हड़पी, वो सब ये तय कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे निजामत की बात आ जाती है, निजामत मतलब जहाँ पे वेलफेयर की बात आती है, और वेलफेयर की जब भी बात आती है तो धर्म की बात जरूर आती है। जब भी वेलफेयर की बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर की बात जरूर आती है, और जब भी वेलफेयर की बात आती है तो जो जिसे कहते हैं सजा की भी बात आती है कि भाई किसी ने अपराध किया तो सजा देनी पड़ेगी। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अगर सजा नहीं देंगे तो जिसका मर्डर हुआ उसके घर वालों की भलाई कहाँ से होगी। लेकिन मैंने बताया
कि इस समय मेरे देश में दो मेजर लोग रहते थे, एक थे हिंदू, एक थे मुस्लिम, और भी थे धर्म वाले, लेकिन इनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी। हिंदू थे, मुस्लिम थे। अब भैया हो सकता है कि मुस्लिम धर्म में 3 बार तलाक कहने पे पत्नी को तलाक देना जायज़ था, अब तो नहीं है ट्रिपल तलाक का कानून आने के बाद। और हिंदू में ये कहा गया कि भैया आपने तलाक दे दिया तो कैसे दे दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में शादी को जिसे कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, मुस्लिम धर्म में शादी को करार या कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तो हम तोड़ भी सकते हैं। तो एक ही अपराध के लिए हिंदू और मुस्लिम को एक ही सजा नहीं दे सकते थे। इसलिए मैंने बोला था कि भैया जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता शुरू हुई थी उसमें यही मेन काम था कि इनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसको पढ़ो, उनको ट्रांसलेट करो और देखो कि हिंदू धर्म के में इस सजा, इस अपराध की क्या सजा है और मुस्लिम धर्म के लिए इस अपराध की क्या सजा है, उनको उनके धर्म के हिसाब से सजा दो। तो भैया ये जो गवर्नर जनरल है इसको थोड़ी ना पता है कि मुस्लिम धर्म के कुरान में क्या लिखा है या हिंदू धर्म की गीता में क्या लिखा है। ये तो बेचारा इतना पढ़ेगा तो काम कैसे करता। तो इसने क्या किया, तो निजामत वाला जो अदालत था इसमें इसने चीफ काजी और चीफ मुफ्ती जो लोग हैं, यानी जो मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े जो जिसे कहते हैं कि हम धार्मिक गुरु हैं, काजी और मुफ्ती, इनको इसने रखा अपनी कोर्ट में कि भैया मुस्लिमों के खिलाफ अगर कोई फैसला देना होगा तो काजी और मुफ्ती हमारी कोर्ट में बैठेंगे, हम उनसे एक बार सलाह मशवरा कर देंगे, काजी साहब बताइए कुरान में इस अपराध की क्या सजा है, मुफ्ती साहब बताइए इस कुरान में इस अपराध की क्या सजा है। क्योंकि नंद कुमार के केस में हम देख चुके थे कि बवाल हो गया था, आपने हिंदू पंडित को सजाए मौत दे दी थी। तो इसने जो सदर निजामत अदालत थी उसमें काजी और मुफ्ती को इंक्लूड किया कि जब भी हम वेलफेयर वाले काम देखेंगे, धर्म वाले काम देखेंगे, सजा वाला कोई काम देखेंगे तो हम मुस्लिमों के लिए स्पेशली काजी और मुफ्ती से कंसल्ट करेंगे। ध्यान रखिए इसकी अदालत में हिंदू धर्म के लिए किसी पंडित को नहीं रखा गया था कि हिंदू के लिए हमने किसी पुजारी को रख लिया हो, पंडित को रख लिया हो या धर्म गुरु को रख लिया हो। इसने हिंदुओं के लिए नहीं रखा था, इसने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को रखा था। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये शुरू में धीमे धीमे शुरू कर रहे थे, इतना इन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन इन्होंने उस समय जितना मैं समझ पाता हूँ कि भैया अभी भी मुगल बादशाह तो है ही है, तो मुगलों ने बहुत लंबे समय तक या इस्लाम जो इस्लामिस्ट जो फंडामेंटलिस्ट है उन्होंने बहुत लंबे समय तक भारत में रूल किया था, तो ये उनको नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने बोला कि मुस्लिम धर्म के लिए स्पेशली हम काजी और मुफ्ती को तो अपॉइंट कर लेते हैं सदर निजामत अदालत में, तो हिंदू धर्म के लिए इन्होंने कुछ नहीं वैसा ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया था। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? जी सर। तो अगर सवाल आ जाए कि किस सर जो अभी हिंदू और मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट है ये उसके फाउंडर यही है, फाउंडर तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ बताऊंगा मैं, अभी आप पढ़ते चलो मेरे साथ, मैं सब बता दूंगा सब। जैसे जैसे हम देखो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो 1937 में जो सबसे लेटेस्ट बना है उसके हिसाब से काम चल रहा है। भारत का जो हिंदू कोड बिल है कि 1951 में आया था संसद में, इसके विरोध में भीमराव अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया था। 1955 में हिंदू कोड एक्ट आ गया हमारे पास, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। इसकी काफी लंबी और इंटरेस्टिंग कहानी है। जब हम गांधी के टेन्योर में आएंगे, जब गांधी होंगी, जब स्वतंत्रता संग्राम चलेगा तब मैं बताता चलूंगा बीच बीच में कि क्या हो रहा था, कैसे कैसे। और आज भी जो इतना बवाल चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो वो क्या है, वो क्यों है, वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम जाएं तो जैसे जब बंगाल का पार्टीशन होगा, जब यहाँ पे दंगे होंगे, राइट्स होंगे, हिंदू मुस्लिम में विवाद की बात आएगी, तो हम बताएंगे कि अंग्रेज कैसे खेल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नवालिस के मन में ये नहीं था कि हम मुस्लिम और हिंदू को बढ़ाएं, उसको तो ये देखा भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस। भले मुगल बादशाह कमजोर है, मुगल बादशाह नाम मात्र है तो मुगल बादशाह ना, लोग सम्मान तो करते ही है। तो भैया मुगल कौन है, मुस्लिम। तो भैया मुस्लिमों को जो फैसला देने में थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि हिंदुओं में हमने ब्लेंडर कर ही लिया नंद कुमार वाले केस में। ठीक है, चले आगे। जी सर।
ठीक है, तो ये इसका एक ग्रेडेशन है कि भैया इसकी जो कोर्ट सिस्टम था वो कैसा था। तो अगर हम जिला स्तर पे देख रहे हैं तो जिला स्तर पे सबसे छोटे स्तर पे अगर हम देखें तो एक मुंसिफ कोर्ट होती थी, बहुत छोटे स्तर पे एक मुंसिफ कोर्ट होती थी, सिंगल एक अधिकारी होता था, यहाँ पे इंडियन ऑफिसर हो सकते थे। ठीक है, जैसे आज हम कहते हैं नायब तहसीलदार की एक छोटी सी कोर्ट होती है, वैसे एक कोर्ट थी। इसके ऊपर रजिस्ट्रार कोर्ट होती थी। रजिस्ट्रार कोर्ट मतलब जैसे मान लीजिए आज शादी ब्याह भी होता है तो आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, कोई मरता जीता है तो भी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, रजिस्ट्रार होता है, उसकी भी एक छोटी सी कोर्ट थी। लेकिन यहाँ से यूरोपियन जज बैठना शुरू हो गए। फिर इसके ऊपर जिला कोर्ट थी, जिला कोर्ट में भी डिस्ट्रिक्ट जज, ये भी यूरोपियन था। इसके ऊपर सर्किट कोर्ट थी जो हमने देखी हैं, और उसके ऊपर सदर दीवानी अदालत थी जो कि कलकत्ता में थी। ठीक है, सदर दीवानी अदालत जो कलकत्ता में थी, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसमें, इसका मुखिया। ठीक है, तो मैंने दो रास्ते आपको बताए थे कि जिला कोर्ट से आप सदर दीवानी में जा सकते हैं और सर्किट में जा सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर था। ऐसा इन्होंने कुछ प्रावधान कर दिए थे कि भाई अगर जैसे आज हम देखें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बिहाफ में अगर हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सीधे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये बोला कि फंडामेंटल राइट अगर हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का कोई केस है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं किसी ने आपकी जमीन हड़प ली तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो इन्होंने भी बनाया था कि कुछ स्पेशल ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे तो सीधे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सदर कोर्ट जा सकते हैं, नहीं तो आप सब पहले सर्किट कोर्ट जाइए और वहां से अगर फैसला नहीं समझ में आए तो सदर दीवानी अदालत यानी हमारे पास आइए। तो ये इसकी एक हायरार्की थी। ठीक है, और इनसे भी ऊपर अगर इन सब से भी आपका मन नहीं भरा तो आप ब्रिटेन जा सकते हैं। इनसे भी ऊपर अगर आपका मन नहीं भरा तो आप ब्रिटेन जा सकते हैं। ब्रिटेन में जो राजा था, किंग इन काउंसिल, एडवर्ड नाम का राजा था उस समय, उसकी काउंसिल में भी जा सकते थे आप कि साहब बचाओ, हुजूर न्याय करो, पूरे भारत की हम सारी कोर्ट से होके आगे में न्याय नहीं मिला। और इसकी कोर्ट कहाँ थी? ब्रिटेन में थी, लंदन में थी। तो इसकी कोर्ट में ऐसा था सिर्फ पैसे वाला, अगर 5,000 पाउंड से अधिक का कोई गबन है, कोई घपला है, तभी आप मेरे पास जा सकते थे। और भारतीय माने भी नहीं, लगभग 3 भारतीय यहाँ तक भी गए थे। अल्टीमेटली उनको फैसला उनके खिलाफ हुआ, लेकिन भारतीय राजा की कोर्ट तक चले गए। तो ये एक हायरार्की है। मुंसिफ कोर्ट से शुरू होता है, रजिस्ट्रार कोर्ट, जिला कोर्ट, फिर 4 सर्किट कोर्ट। सर्किट कोर्ट कहाँ? पटना में, मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता में और ढाका में। फिर सदर दीवानी अदालत, ठीक है, ये कलकत्ता वाली, और किंग इन काउंसिल जो कि लंदन वाली। क्लियर है? रिप्लाई करिए। जी सर। इससे कानून में सुधार देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको ब्रीफिंग कर ही दी है इसकी। इसने जो भी सुधार लाए 1793 में ही जाया। देखो इसका जो टेन्योर है ना भाई का, 1786 से लेकर 93 तक है। तो आखिरी साल में इसने धूमधाम मचाई। आखिरी साल में इसने परमानेंट सेटलमेंट भी लाया 1793 में, यानी स्थायी बंदोबस्त भी लाया। और आखिरी साल में इसने कॉर्नवालिस कोड भी लाया। कॉर्नवालिस कोड मतलब सुधार तो बहुत सारे कर रहा था, आते ही सुधार कर रहा था। 1793 में इसने एक पूरी किताब छाप दी और उसने बता दिया ये नियम होने चाहिए, इस नियम के हिसाब से ही काम होना चाहिए। इसलिए हम उसको कह रहे हैं कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता। और जब बाद में हमारे देश में जो और कानून बने हैं उसमें इसका रेफरेंस लिया गया है। इसने राजस्व वाला काम और न्याय वाला काम अलग कर दिया कलेक्टर से, ये हमने देखा। इसने बोला जो यूरोपियन लोग हैं, यूरोपियन लोग वो भी अगर अपराध करेंगे वो भी कानून के घेरे में आएंगे। ठीक है, ठीक है। और जिला कोर्ट में हमने देखा था यूरोपियन को बैठा दिया, तो जिला स्तर में भी यूरोपियन के खिलाफ केस हो सकता था, लेकिन उसका फैसला यूरोपियन ही देगा। इसने बोला जो सरकारी अधिकारी हैं वो सिविल कोर्ट में उनको घसीटा जा सकता है। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, वो सरकारी काम कर रहा है लेकिन गलत तरीके से कर रहा है। जैसे मान लीजिए आज आप एक सरकारी अधिकारी है और आपसे बोला गया कि जाइए इस मोहल्ले में इस व्यक्ति है, ये कोविड पेशेंट है और इसको अस्पताल लेके आइए। आप उसके घर गए और उस व्यक्ति से बोले भैया आप कोविड पेशेंट है, आप चलिए, आपको कोविड केयर सेंटर ले चल रहे हैं। उसने बोला नहीं चलूंगा मैं। तो आपने क्या बोला? अपने हवलदारों से खींच लाओ, उसको घसीट लाओ। और आपने घसीटते हुए उसको अपनी एम्बुलेंस तक ले गए। तो उस चक्कर में आपने घसीटा है उसको। तो ये आपने काम किया ऑफिशियल कैपेसिटी में, आप कर क्या रहे हैं उसको ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन आपका जो बर्ताव है, जो आपका तरीका है, जो मीन्स है वो गलत है। तो उस बर्ताव के लिए आपको कोर्ट में घसीट सकते हैं। तो यही उसने कहा, अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी है, अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में सरकारी काम करते हुए भी कोई गलत काम करता है तो उसको भी सिविल कोर्ट में हम घसीट सकते हैं। मतलब देखिए ये, और अंदर की बात यह है कि इस सरकारी
ऑफिशियल्स में अगर जो भारतीय है तो भारतीय दंड पाएगा ही, लेकिन यूरोपियन अगर ऐसा कुछ काम करता था वो छूट जाता था। ठीक है, और इसने बोला कि भैया मेरे कार्यकाल में जो कानून है वो सबसे बड़ा है, सॉवरेनिटी ऑफ लॉ, कानून की सर्वोच्चता है, जो कानून है उसी के हिसाब से काम होगा, ना मैं गोरा देखूंगा ना मैं काला देखूंगा, जो कानून कहेगा उसी हिसाब से क्या होंगे, फैसले होंगे, यानी लॉ सुप्रीम है, कानून सुप्रीम है। ठीक है, सेपरेट हिंदू और मुस्लिम लॉ को कोडिफाइड करवाया ये। इन्हें मैंने बोला था ना एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बनी थी, उसका मेन काम ये था कि धार्मिक ग्रंथ है उनका अनुवाद करो आप। तो जब अनुवाद चल ही रहा था 1784 से 1793 तक बहुत सारा अनुवाद हो गया, हिंदू का अलग अनुवाद हो गया कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, मुस्लिम में क्या लिखा गया है। तो उसने फिर अलग अलग किताबें बनवा दी इनकी, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को कोडिफाई कराया कि हिंदू में अगर हिंदू है, अगर उसने बकरी चुराई तो उसको क्या सजा है। अगर उसमें लिखा है कि हिंदू ने अगर बकरी चुराई तो उसको 100 कोड़े मारे जाने चाहिए, तो 100 कोड़े मारेंगे। लेकिन अगर मुस्लिम में लिखा है कि अगर मुस्लिम ने बकरी चुराई है लेकिन वो बकरीद के दिन चुराई है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, तो मुस्लिम को सजा नहीं मिलेगी। तो जो भी उनके धार्मिक ग्रंथ में जो भी कानून थे और जो भी अपराध बताया गया था उसकी जो सजा थी उस हिसाब से उसने कोडिफाइड कराया और बोला कि इन्हीं के हिसाब से फैसला हिंदू के लिए अलग फैसला हो सकता है, मुस्लिम के लिए अलग फैसला हो सकता है। इसके कार्यकाल में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कराई गई बनारस में। हमने देखा था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे मदरसा खुला था कलकत्ता में, मदरसा खुला था, याद है आप लोगों को? नहीं? यस सर। यस सर। और इसने अपने कार्यकाल में बनारस से जहां से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा सांसद हैं, वहां पे इसने संस्कृत कॉलेज की स्थापना कराई। जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी और यहाँ भी मेन रीजन यही था कि हमारे जो हिंदू के धार्मिक ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में थे, उनका ट्रांसलेशन करना था, इसलिए यहाँ पे इसने करवाया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तो कर ही रही है लेकिन इसने यहाँ भी करवाया और लिखा भी है कि टू स्टडी हिंदू लॉ एंड फिलोसफी के लिए। यशस्वनी वाजपेयी, पूछिए। सर ये जो लॉज बने यहीं से स्टार्ट हुए हैं क्या, जो पर्टिकुलर बने? शुरुआत यहीं से है, क्योंकि मैंने कहा कि 1860, 61, 62 में आईपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट बनेंगे। इन सब का जो बेस है ना, इन सब का जिसे कहते हैं कि एक तरह से रेफरेंस लिया गया है, इसके जो कोड थे कॉर्नवालिस कोड, उससे इन सबका रेफरेंस लिया गया था। आदित्य जोशी, पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर सर एमसीक्यू में सर पर्टिकुलरली अगर हिंदू और मुस्लिम के सेपरेटली लॉस कब बने तो सर उसमें कौन सा करना पड़ेगा फिर? उसमें अगर आता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम लॉस को कोडिफाई किसने कराया, सेपरेट किसने कराया, तब आप कॉर्नवालिस को टिक मारेंगे। ठीक है, ग्यारह सौ 92 में पृथ्वीराज चौहान जो है इसको महमूद गजनवी ने जो तराइन का दूसरा युद्ध था उसमें मार दिया कि अफगानिस्तान ले गया, कहानी अलग है। लेकिन 1192 के बाद से बहुत बड़े लेवल पे कोई भी हिंदू राजा भारत में रूल नहीं किया। और हम कब तक ये बात देख रहे हैं? 1857 तक। उसके बाद तो अंग्रेजों ने पूरा व्हाइट वॉश कर दिया हमें। तो लगभग पिछले 700 साल से इस देश में इस्लाम वाले लोग रूल कर रहे थे। ठीक है, इस्लाम वाले लोग रूल कर रहे थे। तो जो इस्लामिक जो शासक थे, चाहे अकबर हो, जब बाबर हो या जो कोई और हो, इन लोग जब फैसला दिया करते तो उनकी कोर्ट में मुफ्ती काजी होता था। वो उससे पूछते थे, मुफ्ती जी बताइए कुरान क्या कहता है इसके बारे में, काजी जी बताइए कुरान क्या कहता है। तो जैसा कुरान कहता था काजी बोलता था, मुफ्ती बताता था और राजा जो शासक था वो फैसला देता था। तो हम ये देख रहे हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले तक हमारे देश में जो भी सजा चल रही थी वो बेसिकली राजा के मन मर्जी का था। मेरा ही वाक्य मेरा शासन था और जो उसके जो सलाहकार थे वो दिया करते थे। इसने बोला कि नहीं, हमें इस देश में रूल करना है, इस देश में हमें हिंदू भी बहुल आबादी है, मुस्लिम बहुल भी आबादी है, तो हम अलग से सेपरेट हिंदू लॉ बना दे, मुस्लिम लॉ बना दे। और ये लॉ का जो बेसिस होगा वो क्या होगा? इनके रिलीजियस टेक्स्ट, जो इनके धार्मिक टेक्स्ट है, किताबें हैं, उसमें जो अपराध है, जो पश्चाताप है, जो भी तामझाम बात है, वो सब कोडिफाई करो और उस हिसाब से फैसला दिया करो, जिससे ना हिंदू ऑफेंड हो ना मुस्लिम ऑफेंड हो। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। यस सर।
अब है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। तो कॉर्नवालिस की जो कथा है वो समाप्त हो गई है। इसके जाते जाते ही 1793 का चार्टर एक्ट आया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1793 यानी 20 साल बाद एक नया कानून आता है। ये कानून बनता है ब्रिटेन में। कानून बना है ब्रिटेन में, लेकिन बना किस देश के लिए? भारत के लिए। भारत में क्या क्या चीजें होनी है नहीं होनी है वो ये तय करेगा चार्टर एक्ट ऑफ 1790। चार्टर शब्द आया है चार्ट से। जैसे आप लोग किसी अस्पताल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पे सूची होती है क्या करे क्या ना करे, डूज एंड डोंट्स, वो एक चार्ट में लिखा है। तो वैसा ही एक बड़ा सा चार्ट नुमा एक कानून बनाया गया। और दूसरी बात, वो जो चार्ट लगा है जिसमें लिखा है क्या करे क्या ना करे, वो आपने नहीं बनाया चार्ट, वो कहीं और से बन के आया है। हो सकता है अगर अस्पताल गए हैं तो अस्पताल में से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने वो चार्ट बना के हर अस्पताल में लगवा दी, तो बना कहीं और है, यूज कहीं और हो रहा है। तो वैसा ये भी, इसका नाम चार्टर इसलिए पड़ा है कि बना कहीं और है, यूज कहीं और हो रहा है। सर क्वेश्चन करें, अभी टाइम है थोड़ा। अच्छा ठीक है। सर 1-2 क्वेश्चन बता दीजिए तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी नहीं है मेरे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन अपन कल ही करेंगे, ठीक है। तो कल के क्वेश्चंस अभी तक आपने जो पढ़ा है मुझसे उन सबसे रिलेटेड होंगे, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। मतलब मैं प्लास्टिक का भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बुक में नहीं इसलिए मिलेगा आपको क्योंकि बुक होती है 300 पेज की, और उनको 300 पेज में 300 साल की कहानी बतानी है। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। आप पुराने सर क्वेश्चन कल उठाइए, पूरा प्री के सर मेंस के, आप क्वेश्चन में ये चीजें मिलेंगी, लेकिन बुक में नहीं मिलेगा। क्योंकि बुक 300-400 पेज में उनको पूरी कहानी छापनी है, पतली बुक बनानी है जिससे लोग उनकी बुक खरीदे, उनको पैसा मिले। पब्लिकेशन वाले ये नहीं सोचते कि आपका सिलेक्शन हो कि नहीं हो, वो बस ये सोचते हमारी बुक बिक गई। तो मेरे पास भी, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास भी एक वो है, कौन सी किताब है, विपिन चंद्रा है मेरे पास। विपिन चंद्रा भी मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे उसमें आधी अधूरी कहानी, जैसे उसमें लिखा है कॉर्नवालिस ने सर्किट कोड बनाया, तो क्यों बनाया ये लिखा ही नहीं, बस बता दिया कि कॉर्नवालिस ने सर्किट कोड बनाया। तो मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊं। हाँ तनुश्री पूछिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में, हाँ यही मरा है वो। सर हाँ पूछिए। सर सर जो सीआरपीसी वो तो 1861 में पास हुआ था, लेकिन वो तो कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड ही नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ जब भी सीआरपीसी आईपीसी बने हैं ना, उनमें रेफरेंस लिया गया है कॉर्नवालिस कोड का, रेफरेंस लिया गया है। ओके सर, मतलब तब से इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू नहीं हुआ था, सीआरपीसी आईए और ये आईपीसी सब का। नहीं, ये सब तब था ही नहीं। तब अच्छा गवर्नर जनरल और उनके जो थोड़े बहुत कानून थे उसी के हिसाब से देश चलाया था। लेकिन जब ये आया, जब ये देखिए 1860-61-62 के पहले क्या हुआ है, क्रांति हो चुकी है। क्रांति होने के बाद जो वहाँ का रानी है उसने बोला बंद करो, ये प्राइवेट कंपनी यहाँ पर रहेगी ही नहीं, अब सीधे हम यहाँ पे रूल करेंगे। तो जब रानी का ही शासन हो गया तो रानी यानी एक तरह से ब्रिटेन ही हम पे रूल करेगा, तो ब्रिटेन तो अब नए नए अच्छे अच्छे कानून बनाएगा ना। अच्छा अच्छा सर, मतलब आइडिया कॉर्नवालिस का ही था, बाकी इम्प्लीमेंट और बाद में हुआ था वो, उसके टाइम आइडिया पीरियड में। नहीं, रेफरेंस कॉर्नवालिस का लिया गया है। बताऊंगा, अभी क्रांति आएगी तो मैं बताऊंगा क्या क्या दिक्कतें थी ठीक है सर, ओके और सर। क्यों क्रांति के तुरंत बाद बहुत सारे कानून बने, एक लाइन से कानून बने हैं, क्योंकि इतना कंफ्यूजन नहीं हो कि किस कानून पे, किस अपराध पे क्या सजा मिलनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए बहुत सारे कानून ताबड़तोड़ बनाए गए हैं। जी सर। यशस्वनी वाजपेयी क्या पूछना है आपको? सर कल वॉरेन हेस्टिंग से अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या उसके पहले से? कल अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है उसको एक बार पढ़ के आ जाना। ओके सर, तो सर कल पूरा क्वेश्चन सेशन रहेगा ना, मतलब हाँ सॉल्व करेंगे।
मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक लेनी है? देखो भाई, बिपिन चंद्रा मैंने आपके सामने खोली है। बिपिन चंद्रा में अगर मैं कॉर्नवालिस लिखूंगा तो 4, कॉर्नवालिस सर्च करूंगा तो 4-5 ही रिजल्ट्स आएंगे। एक बोलेगा इसका टेन्योर ये था, एक बोलेगा इसने कॉर्नवालिस कोड लाया। मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना वो एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, सबका इसे कहते हैं ना जूस बना के, मिक्स वेज बना के दे रहा हूँ कि सब आपको मिल जाए मेरे लेक्चर में। अब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी ये चीज आपको उसमें मिलेगी, कुछ मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी। मॉडर्न इसमें बिपिन चंद्रा में कोई चीज मिलेगी कोई चीज नहीं मिलेगी, ऐसा स्पेक्ट्रम के साथ भी है। आदित्य जोशी कह रहे हैं कि इतने डीप में याद रखना है क्या सर? नहीं, याद नहीं रखना है आपको। आपको याद कर रखना है सर्किट कोड कहाँ कहाँ बने, सर्किट कोड क्यों बनाया गया, इसकी कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ। बस आपको ऐसा नहीं कि पूरी याद रखना है हर कहानी, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे कि 4 सर्किट कोड बने, जब आप पढ़ेंगे सदर निजामत, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैं आपको कहानी देता हूँ पीछे कि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि सबसे खराब हमारे साथ तब होता है जब एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेक्ट्रम बढ़िया है, बिपिन चंद्रा बढ़िया है, एनसीईआरटी बढ़िया है। सर टाइम पीरियड याद नहीं रह पा रहा है, इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि भैया कॉर्नवालिस 1786 से 1793 के बीच में रहा। और याद नहीं करना है आपको, किसी चीज को रटना नहीं है, सुनते चलो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है।